हेलो दोस्तों, द स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका फिर से स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने मुगल कालीन स्थापत्य के अंतर्गत अकबर के शासनकाल के दौरान निर्मित स्थापत्यों के विषय में जाना था। आज हम इसके आगे के कालखंड के स्थापत्य के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मुगल कालीन स्थापत्य की आगे की कहानी। जैसा कि हमने देखा है कि अकबर का काल स्थापत्य निर्माण की दृष्टि से विशिष्ट रहा है। इसके काल में व्यापक निर्माण कार्य हुआ, किंतु इसके बाद अर्थात अकबर के उत्तराधिकारी जहांगीर की मुख्य दिलचस्पी वास्तुकला की जगह चित्रकारी एवं उद्यानों के निर्माण में रही। यही वजह है कि उसके काल में स्थापत्यों की संख्या अपेक्षाकृत सीमित रही। इसलिए कुछ इतिहासकार जहांगीर काल को स्थापत्य का विश्राम काल कहते हैं। दरअसल जहांगीर के स्थापत्य में अलंकरण की प्रधानता है। जहांगीर के शासन के अंतिम दौर में पूर्ण रूप से संगमरमर की इमारतें बनवाने की पद्धति आरंभ हुई। फिर स्थापत्य की सजावट के लिए पितरादुरा तकनीक का प्रयोग किया जाने लगा, अर्थात स्थापत्य की दीवारों को कीमती रत्नों से बने फूलों की आकृतियों से सजाया जाता था। इस शैली का सर्वप्रथम प्रयोग इत्माद उद दौला के मकबरे में किया गया। इत्माद उद दौला का मकबरा अकबर एवं जहांगीर कालीन शैली के बीच की कड़ी है। इसका निर्माण जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने करवाया था। एक बगीचे के अंदर बनी इस आयताकार इमारत में कब्र का कक्ष बरामदों से घिरा है। ऊपर की मंजिल पर आयताकार गुंबद वाला एक मंडप है, जिसमें इत्माद उद दौला और उसकी पत्नी की कब्र बनी हुई है। इसके चारों कोनों पर मीनारे, बारीक जाली का काम, नक्काशी और जराव काम से मकबरे को अलंकृत किया गया है, जो कि ताजमहल के अलंकरण का पूर्वगामी दिखाई पड़ता है। इसके अलावा जहांगीर के काल अन्य महत्वपूर्ण स्थापत्य दिल्ली स्थित अब्दुर रहीम खान खाना का मकबरा तथा लाहौर के पास शाहदरा में स्थित स्वयं उसका मकबरा है। यद्यपि इसके अधिकांश भाग का निर्माण उसकी मृत्यु के पश्चात उसकी पत्नी नूरजहां ने करवाया, फिर भी अकबर ने आगरा के पास सिकंदरा में अपना मकबरा बनवाने की योजना स्वयं तैयार की थी, किंतु इसका क्रियान्वयन जहांगीर के द्वारा ही किया गया था। अकबर का मकबरा सुनियोजित उद्यान के बीच एक विशाल चबूतरे पर बना है। इसके सामने एक मेहराब निर्मित है। यह तरासे हुए 3 मंजिला पिरामिड की शक्ल का है, जबकि अब तक गुंबद युक्त भवन बनाने की परंपरा रही थी। इस प्रकार इसकी बनावट में एक प्रकार की मौलिकता है। सबसे बढ़कर इसमें 4 सुंदर मीनारें भी हैं, जो इससे पहले कभी नहीं बनाई गई थी। इसके अलावा जहांगीर के काल में कश्मीर में शालीमार बाग, लाहौर में दिलकुशा बाग तथा अनारकली का मकबरा, मोती मस्जिद आदि वास्तुकला के अन्य उदाहरण हैं। तो चलिए अब बात करते हैं शाहजहां कालीन स्थापत्य के बारे में। मुगल वास्तुकला का सर्वोत्कृष्ट चरण शाहजहां के काल में प्रारंभ हुआ। उसकी वास्तुकला में गहन रुचि थी। शाहजहां का काल संगमरमर के प्रयोग की चरम अवस्था को दर्शाता है। उसकी नज़र में संगमरमर महंगा, उत्कृष्ट और हिंदुस्तान के बादशाह के लिए सही और सबसे उत्तम था। इसी काल में मुगल कालीन वास्तुकला में सर्वाधिक कार्य हुआ। अकबर की मजबूत, सख्त और साधारण इमारतों की तुलना में शाहजहां की इमारतें अत्यंत सुंदर, कोमल और स्त्री सुलभ होती थीं। अकबर द्वारा प्रयुक्त लाल बलुआ पत्थर का साधारण जराव काम के स्थान पर शाहजहां की इमारतों में संगमरमर पर बारीक नक्काशी की गई है। इस तरह पितरादुरा शैली का अलंकरण तथा सजावट के लिए व्यापक स्तर पर प्रयोग किया गया। साथ ही अलंकरण के लिए बहुस्तरीय मेहराब तथा जालियों में तरासे गए नमूनों का प्रयोग होने लगा। इसके अलावा शाहजहां के भवन निर्माताओं ने बंगाली शैली के मुड़े हुए कंगूरों का भी संगमरमर में प्रयोग किया। जालियों में ज्यामितीय आकारों को तराशने के स्थान पर फूलों और पत्तियों के आकारों को तराश कर अलंकरण किया गया। इस काल में दोहरे गुंबद का चलन आम हो गया, परंतु इस काल में फतेहपुर सीकरी की नम्यता और गतिशीलता संगमरमर काल के अलंकरण में खो गई। वस्तुतः अकबर के स्थापत्य में लाल बलुआ पत्थरों के माध्यम से एक उभरते हुए साम्राज्य के शीर्ष पर बैठे बादशाह की शक्ति और ओज को व्यक्त किया गया। वहीं ऐसा प्रतीत होता है कि शाहजहां के स्थापत्य मानो संगमरमर की चमक से साम्राज्य की उस दरार को, जो जागीरदारी संकट तथा कृषि के द्वारा उत्पन्न की गई थी, ढांकने के लिए अग्रसर दिखते हैं। शाहजहां के अंतर्गत व्यापक निर्माण कार्य किए गए। शाहजहां ने आगरा के किले में अकबर द्वारा निर्मित भवनों को तुड़वाकर नए भवन बनवाए। आगरा के किले का दीवाने आम संगमरमर से बनवाया गया पहला भवन था। इसके बाद दीवाने खास तथा मोती मस्जिद
का निर्माण संगमरमर में किया गया। बाद में संगमरमर में ही खास महल, सीसा महल, नगीना मस्जिद और मुसम्मन बुर्ज का निर्माण किया गया। इन सब में सर्वाधिक सुंदर और आकर्षक मोती मस्जिद है। विशेषकर इस मस्जिद का सौंदर्य उल्लेखनीय है। इसके अलावा शाहजहां ने आगरा में यमुना नदी के तट पर सबसे रोमानी और भव्य इमारत का निर्माण करवाया, जो कि उसकी प्रिय पत्नी अर्जुम्द बानो बेगम तब या मुमताज महल की याद में 1631 से 1653 ईस्वी के बीच बनकर तैयार हुआ मकबरा है। विश्व प्रसिद्ध इस मकबरे में मध्य एशिया, ईरान एवं भारत की भवन निर्माण परंपराओं का सामंजस्यपूर्ण संयोजन है। उस्ताद अहमद लाहौरी ने इसकी डिज़ाइन तैयार की और उस्ताद ईसा खां के निर्देशन में 22 साल काम चला, तब जाकर यह भव्य इमारत निर्मित हुई। सफ़ेद संगमरमर से निर्मित इस इमारत में पित्रादुरा शैली में सुंदर सजावट का काम किया गया था। ताजमहल कई इमारतों से प्रेरित रहा है, जैसे डिज़ाइन और चार बाग शैली में हुमायूं के मकबरे से, इस्लामिक सादगी के संदर्भ में अकबर के मकबरे से, कब्र डिज़ाइन के मामले में मांडू के हुसंग शाह के मकबरे से, संगमरमर एवं पित्रादुरा तकनीक के इस्तेमाल में एतमाद उद दौला के मकबरे से तथा झील में भवन के प्रतिबिंब बनने के मामले में यह शेर शाह सूरी के मकबरे से प्रेरित रहा है। इस प्रकार ताजमहल मुगल स्थापत्य कला की समस्त खूबियों से पूर्ण है तथा यह यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी शामिल होने वाला प्रथम स्मारक है। 1983 में इसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। शाहजहां ने 1638 में अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की और दिल्ली के 7वें शहर शाहजहांबाद की नींव रखी। इस नगर में 14 गेट और चांदनी चौक बाजार बनाया गया एवं इस बाजार के बीच से एक नहर निकाली गई, जिसे नहर बेहसत कहा गया। इसी नगर में अष्टभुजाकार लाल किले का निर्माण करवाया गया, जो 1639 से 1648 ईस्वी के बीच बनकर तैयार हुआ। लाल बलुआ पत्थर से निर्मित इस किले के दो मुख्य द्वार हैं। पश्चिमी द्वार का नाम लाहौरी दरवाजा है तथा दक्षिणी द्वार का नाम दिल्ली दरवाजा रखा गया। लाल किले के अंतर्गत रंग महल, हीरा महल, नौबत खाना, दीवाने आम, दीवाने खास आदि महत्वपूर्ण इमारतें हैं। लाल किले में बनवाई गई दीवाने आम इमारत स्तंभों पर बनी 9 द्वारों वाली लहरदार मेहराबों का एक कक्ष है, जिसका एक हिस्सा बंगाली शैली की छत से बना है। इसी छत के नीचे तख्ते ताउस से लगे हुए रंगमहल का निर्माण शाही परिवार के लोगों के लिए किया गया था। साथ ही इसे विभिन्न रंगों और शीशे से सजाया गया है, इसलिए इसे शीश महल भी कहा जाता है। दीवाने खास एक ऊंचा अलंकृत स्तंभों वाला कक्ष है, जिसकी समतल भीतरी छत उत्कीर्ण मेहराबों पर टिकी हुई है। इसके स्तंभ पर पित्रादुरा अलंकरण है। साथ ही लाल किले के अंतर्गत निर्मित हयात बख्श बाग के प्राकृतिक दृश्य को देखने के लिए 2 मंडप बनाए गए हैं, जिन्हें सावन मंडप और भादो मंडप कहा गया है। किले की पूर्वी दीवार में एक मुसम्मन बुर्ज है, जहां बादशाह जनता को दर्शन दिया करते थे। इसके अलावा शाहजहांबाद नगर के अंतर्गत जामा मस्जिद का भी निर्माण करवाया गया, जो भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। इस प्रकार शाहजहां के काल में वास्तुकला का चरम विकास देखा गया। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं औरंगजेब के काल की। औरंगजेब के काल में वास्तुकला की स्थिति परिवर्तित हो गई थी। जैसा कि हमने ऊपर देखा है कि शाहजहां के काल में ही साम्राज्य के मूल ढांचे में दरारें पड़ चुकी थीं। फिर औरंगजेब के काल में वह और भी गहरी होती चली गई। इस काल में मुगल साम्राज्य का विघटन आरंभ हो गया। साथ ही औरंगजेब स्थापत्य निर्माण के प्रति उदासीन भी था। यही वजह है कि उसके काल में स्थापत्य के 3 ही साक्ष्य मिलते हैं, जो हैं लाहौर की बादशाही मस्जिद, दिल्ली के लाल किले की मोती मस्जिद और औरंगाबाद में स्थित राबिया उद दौरानी का मकबरा। आइए अब राबिया उद दौरानी के मकबरे पर नज़र डाल लेते हैं। यह मकबरा औरंगजेब की बेगम दिलरास बानो बेगम या राबिया उद दौरानी की याद में बनवाया गया था। इसे दक्कानी ताज या बीवी का मकबरा भी कहते हैं। इसकी डिज़ाइन उस्ताद अहमद लाहौरी के पुत्र अताउल्लाह एवं हंसपत राय ने तैयार की थी। इसके निर्माण में भी संगमरमर का इस्तेमाल हुआ है तथा मकबरे के कक्ष की दीवारें और छतों पर बहुत सुंदर नक्काशी की गई है, किंतु इसमें ह्रास के लक्षण स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं। औरंगजेब के बाद मुगल शासकों के दौर में बनी इमारतें स्थापत्य की दृष्टि से महत्वहीन रहीं। अतः औरंगजेब का काल मुगल स्थापत्य कला का अंतिम पड़ाव साबित हुआ।
मुगलों के बाद यूरोपीय स्थापत्य शैली का भारत में प्रभाव बढ़ता चला गया। तो इस तरह हमने मुगल कालीन वास्तुकला की संपूर्ण जानकारी एकत्र कर ली। नेक्स्ट लेक्चर में मुगल काल के दौरान विकसित स्थापत्य की प्रांतीय शैलियों पर नजर डालते हुए आधुनिक वास्तुकला के विषय में हम जानेंगे। थैंक यू।